वायसराय, वायसराय, वायसरायज इन इंडिया, वायसरायज इन इंडिया। पहला वायसराय कौन बना था? हम सबको पता होना चाहिए, कैनिंग, कैनिंग। और कैनिंग के आपका जो टोटल कार्यकाल है वो है 1856 से लेकर के 1862 में। दो चीज़ें हैं, एक तो 1856 से 58 का उसका कार्यकाल, 1856 से 1858, यहाँ तक, यहाँ के कार्यकाल को उसको कहेंगे। इस समय पर वो गवर्नर जनरल था, या हम यूँ कहें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो रहा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। और 1858 का एक्ट सभी जानते हैं, बोले यस जी भैया हम जानते हैं। 1858 से लेकर के 1862, यानी जो इसके 4 वर्ष हैं, इन 4 वर्षों में ये भारत का पहला वायसराय नियुक्त हुआ, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, समझ गए? क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, और 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन को ये समझ में आ गया था कि किसी भी स्थिति में अगर ये भारतीय एकजुटता की भावना से या किसी केंद्रीय भावना से हमारे खिलाफ संघर्ष करेंगे तो हमको ये भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ, 1858 के एक्ट को हमने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था। अब बताएं कौन सी घटना हुई थी? तो आप कहेंगे जो बीओसी बीओडी हुआ करते थे उनको एकदम से डिसेबल कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उनको ले लिया गया, और सीधे किसका शासन शुरू हो गया था 1858 से? एक शब्द मैं आपसे जानना चाहूँ कि 1858 से किसका शासन शुरू हुआ? तो आप कहेंगे ताज का शासन, अर्थात क्राउन्स रूल शुरू हो गया था, क्राउन्स रूल की स्टार्टिंग हो गई। और उन्होंने प्रॉमिस किया इंडियंस से, भारतीयों से, कि भाई तुम्हारी जो संप्रभुता है उसको हम नहीं ललकारेंगे, या आपके राज्यों को जो है आपसे नहीं छीना जाएगा। एक शांतिपूर्ण नीति का वादा किया गया, और वो एक लेटर के माध्यम से किया, जिसको कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पर पढ़ा था कैनिंग ने? ये घटना भी हमने आपको बताई थी कि प्रयागराज में उसने इसको पढ़ा आपका 1 नवंबर 1858 को। इसको कहा गया ब्रिटेन की रानी की घोषणा, ठीक है? तो उस सब के द्वारा भारत में क्या हुआ, टोटल हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि भैया आपका ताज का शासन शुरू हो, क्राउन का शासन शुरू हो, ठीक है? इस समय पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? कैनिंग के समय पर एक महत्वपूर्ण घटना है आपका, तो हम महत्वपूर्ण घटना मानते हैं सबसे बड़ी 1857 की क्रांति। लिखना, 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? तो वायसराय कौन है? ये वायसराय था इस समय पे या गवर्नर जनरल था? बताएं सारे लोग। तो आप कहेंगे भैया इस समय गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज हैपेंड। दूसरी चीज क्या है? 1 नवंबर को जो घोषणा हुई, 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में एक रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ, प्रयागराज में शाही घोषणा हुई, शाही घोषणा, क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम इसको रॉयल अनाउंसमेंट भी बोल देते हैं कई बार। रॉयल अनाउंसमेंट इन, रॉयल अनाउंसमेंट इन, रॉयल अनाउंसमेंट इन प्रयागराज, प्रयागराज। अन्य घटनाओं पर अब हमको प्रकाश डालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने आपको बताया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, किसके समय पर उसका ड्राफ्ट बना था? कोई भी साथी अतिरिक्त बातों में ना लगे, कॉपी पेस्ट ना करें, वरना आपको टाइम आउट टीम के द्वारा की, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें। यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? 1856 का जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह। और कौन भारतीय व्यक्ति थे जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे थे? यूं तो हम उनको जब समाज सुधारक पढ़ेंगे
सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की पूरी कहानी। लेकिन अभी आपको याद रख लेना है किसके प्रयासों से, यहाँ पर लिख लेना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या बोलेंगे, विडो विडो रीमैरिज एक्ट एट द टाइम ऑफ कैनिंग। अब इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत प्रयास किए। उन्होंने कहा विधवाओं की या स्त्रियों की शिक्षा के लिए, हम सब समझेंगे आगे चल करके उनके द्वारा क्या प्रयास थे। और यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र की शादी भी, उनके इकलौते पुत्र थे और इकलौते पुत्र की ही शादी उन्होंने किससे करवाई, एक विधवा से करवाई। और सब लोगों को लगा कि भाई हमको जो आदर्शों पर बात करनी बहुत आसान होती है, हम आदर्शों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन क्या उन आदर्शों को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते भी हैं, ये बड़ी बात होती है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उसको आपका सजीव करके दिखाया कि हाँ, वो निजी ज़िंदगी में भी जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। हम जिस किसी भी साथी सुधार की बात करें या जिस सुधार की आवश्यकता हमको महसूस हो, तो वो सबसे पहले हमको अपनी निजी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। फिर आपका बड़ी बात यहाँ पर क्या थी, 1800 नहीं लिख सकते, उसको लिख लेंगे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबने जाना, क्या होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, तो गोद निषेध नीति या व्यपगत सिद्धांत भी हमने कहा था। किसने अपनाया था इसको भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, नीति को समाप्त किया। समाप्त जो हड़प नीति थी, जिसके तहत सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सतारा को हड़पा गया, आपका उदयपुर को हड़पा गया, और आपका झांसी को हड़पा गया, आपका अगर हम बात करें संभल को, जैतपुर को हड़पा गया। बाद में कुशासन का आरोप लगा कि 1856 में अवध को भी हड़पा गया था। तो ये सब किसकी, डलहौजी की नीति थी, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। और यहीं पर लेकर के आए आपका एक समावेशन अधिनियम, समावेशन इनकॉर्पोरेशन, समावेशन अर्थात इनकॉर्पोरेशन अधिनियम पारित हुआ। इनकॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास्ड। और इसके तहत क्या किया गया कि 3 विद्यालय बने। कौन कौन से 3, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में क्या हुए, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश्ड किया गया। यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। ठीक है, तो ये 1856 हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया 1856 में ही। समावेशन अधिनियम आया आपका, ये 1857 का है, याद रख लेना अगर ईयर पूछे, 1857 का। एक यहाँ पर क्या हुआ था आपका, पहला हाईकोर्ट अधिनियम पास हुआ। पहला हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ। ये हमने पॉलिटी में भी आपको पढ़ाया था। बताएं सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है देश का, फर्स्ट हाई कोर्ट एक्ट वाज पास्ड। फर्स्ट हाई कोर्ट हमारे देश में वो कौन सा खोला गया था, काव्या सोनकर जी, एकदम से सही जवाब आपने दिया है, कोलकाता। तो इस हाई कोर्ट एक्ट के अनुसार शुरुआती 3 हाई कोर्ट हमने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो कि भैया यहाँ पे 3 हाई कोर्ट हैं आपका। सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता का है, कलकत्ता हाई कोर्ट। और पुरानी जो न्याय व्यवस्था थी उसको बदला गया और कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया गया आपका 1 जुलाई 1862 को, 1860। कलकत्ता के बाद में जो हाई कोर्ट बना वो बना आपका बॉम्बे में, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट बना था आपका कब, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1860, 14 अगस्त 1860। और इसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था कब आपका, इसके नेक्स्ट डे अर्थात 15 अगस्त 1860। तो शुरुआती 3 हाई कोर्ट हैं जो हमको पता होना चाहिए, कब, शुरुआती 3 हाई कोर्ट। अब इसमें हम आपसे पूछें यूपी के बच्चों से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
इलाहाबाद भी हमने आपको बताया था 1866 में बना, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 100 वर्षों के बाद में आपका यानी कि 1966 में फिर दिल्ली का हाई कोर्ट बना था। ये हम सबको पता होना चाहिए, जो बार बार पूछा जाता है। तो हाई कोर्ट अधिनियम हो गया आपका। इसके बाद में हम बात करते हैं पहला पहला इनकम टैक्स एक्ट, इसी के समय आया। पहला आयकर अधिनियम, पहला आयकर अधिनियम, पहला आयकर अधिनियम। कभी भी पूछे आपसे कि भैया इनकम टैक्स एक्ट कब का है, 1860 का है। पारित हुआ, पारित हुआ। फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1860। फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड, वाज पास्ड। और इसके बाद में आपका यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई, आपका आईपीसी, आपका इसको लिखिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, संहिता 1860, 1860 पारित हुई। इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा गौर देना है, भविष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके आधार पर, क्योंकि हाल ही में परिवर्तन हुए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं? जैसे आईपीसी है, आईपीसी में क्या प्रावधान था मुझे बताएं। जो आईपीसी होता था, इंडियन पीनल कोड, इसमें था आपका दंड का प्रावधान। क्या होता था भाई, आप कोई अपराध करेंगे तो उसके लिए आपको कोई दंड मिले ना। पहले तो आप जानती हैं भी प्राचीन समय में राजा होते थे, और हर राजा का अपना जो आपका दंड विधान था, यानी पनिशमेंट को लेकर के जो कोड था वो डिफरेंट थे। अलग राजा अलग विधान, और अपने हिसाब से बना लेते थे वो, ठीक है, इस अपराध के लिए आपका क्या सजा दी जाएगी। लेकिन एक यूनिफॉर्म तरीके से पूरे देश में एक समान रूप से एक कानून लागू होना चाहिए, तो वो हुआ दंड संहिता। ठीक है, तो इस दंड संहिता का इतिहास है। आपका जो विधि आयोग था, आप सबको पता हो यदि, तो हमने आपको लॉ कमीशन बताया था। तो जो पहला विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले को। ठीक है, उसने दो काम किए देश में, तो एक तो अंग्रेजी शिक्षा को उसने आगे बढ़ाया, और साथ में एक यूनिफॉर्म कोड आ पाए पनिशमेंट के लिए, दंड के लिए। तो ये आपका आईपीसी था। आईपीसी कब लागू हुआ था? तो जो आईपीसी लागू हुई थी हमारे देश में, वो लागू हुई थी आपका 1 जनवरी 1862 को। साथ में इसने आपका इसी के तहत में फिर एक एक्ट बाद में बना भारत में, उसका नाम है सीआरपीसी, सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता। पुलिस कैसे आपको गिरफ्तार करेगी, और जज साहब के पास में कौन सी शक्तियां हैं, न्यायालय के पास में। दंड प्रक्रिया संहिता इसको कहते थे। दंड प्रक्रिया संहिता थी आपकी 1973 की। आपसे कभी भी पूछे दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी। एक था भारत में इसी के आधार पर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य तो समझते होगे ना, सबूत, एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईईए बोलते थे इसको, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्ट जो था आपका 1872। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए 2023 में भारत सरकार ने बदलाव किए, और इन सब का नाम क्या कर दिया गया? तो जो आईपीसी है, आईपीसी को अब कहा जाएगा, आईपीसी को अब बीएनएस कहा जाएगा, बीएनएस। और बीएनएस कौन सा? 2023 का। बीएनएस स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। क्योंकि बहुत विरोध होता था कि भाई अंग्रेजों के समय के कानून थे, हालांकि कानून अभी भी वही हैं, बस कुछ धाराएं नई जोड़ी गई हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो ये बीएनएस इसको नाम दिया गया। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, वो अब होगा आपका बीएनएसएस, बीएनएसएस। बीएनएसएस कौन सा? 2023। ठीक है, और ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा